नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। सीएम ने प्रदेश भर के ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। ओबीसी मंत्री, विधायक, सांसद समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले आज की ये बैठक जो अब से कुछ देर बाद होगी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओबीसी मंत्री, विधायक, सांसद समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले आज ओबीसी नेताओं की ये बैठक जो सीएम शिवराज ने बुलाई है, अब से कुछ देर बाद बैठक होगी जो काफी महत्वपूर्ण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम को 7:30 बजे जितने भी ओबीसी संगठन है सभी ओबीसी संगठनों को चर्चा पर आमंत्रित किया है और चर्चा पर वो उनकी बात भी सुनेंगे, उनके सुझाव भी सुनेंगे और सरकार का पक्ष भी वहां पर रखेंगे। एमपी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दिया है। इस मामले में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर 6 आवेदन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। राज्य सरकार ने अंतरिम आवेदन लगाकर इस रोक को हटाने की मांग की है। सरकार 1 सितंबर को होने वाली फाइनल सुनवाई के दौरान देश के नामी वकीलों को खड़ा करने की तैयारी में है। कल दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता से मुलाकात भी की थी। हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को ओबीसी आरक्षण की सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 1 सितंबर को करने की बात कही थी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए हैं कि वो 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार की ओर से कहा गया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के लिए शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया है। सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी की पिछड़ा वर्ग विरोधी मंशा को जनता जान चुकी है, इसीलिए सरकार आवेदन का सहारा लेकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि ओबीसी का सहारा लेकर शिवराज सिंह सीएम बने, लेकिन ओबीसी का भला नहीं किया। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने 27% आरक्षण को लेकर कदम नहीं उठाए और अब वो मामले में राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी को ओबीसी हितैषी पार्टी बताया कि बीजेपी पिछड़ी जातियों की विरोधी है और स्पष्ट रूप से ओबीसी के साथ 15 साल सत्ता और सरकार में धोखा कराए और आज फिर धोखा देने के लिए मारीचिका के रूप में सिर्फ आवेदन कर रही है। स्पष्ट है, लागू करे, देश से हो चुका है, कहा जा चुका है, पर इसका लागू करने में घबरा क्यों रहे? आवेदन निवेदन से नहीं, स्पष्ट रूप से जनता का अधिकार है, ओबीसी वर्ग का अधिकार, उसको मिलना चाहिए। देखिए, राजनीतिक रोटियां तो कांग्रेस ने सेंकी हैं बिना किसी तैयारी के और जल्दबाजी में आरक्षण की बात की, जो तत्काल हाईकोर्ट से स्टे हो गया। स्टे होने के बाद 1 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ना तो उस पर कोई सुनवाई के लिए आवेदन दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ना कोई उसके निर्णय के अगेंस्ट अपील की और 1 साल तक ये पेंडिंग रहा। माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए गंभीरता से सरकार ने प्रयास किए और सरकार की तरफ से सारे तथ्य रखे गए कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। और इसी मुद्दे पर आज रात 8 बजे आप देखिए आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार ने प्रदेश भर में वैक्सीन की 20 लाख डोज लगवाने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर आज सीएम शिवराज सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित किया। महाअभियान के लिए प्रचार पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि सभी जगहों पर अनाउंसमेंट किया जाए,
घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाए। सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर #एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान 2 चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को वैक्सीनेशन के संबंध में हर घंटे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सितंबर तक प्रदेश के सभी लोगों को पहली डोज और दिसंबर तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि महाअभियान का पहला चरण आसान था, लेकिन दूसरे चरण में लोगों को तलाशना बड़ी चुनौती होगी। सीएम ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि तय समय पर दूसरी डोज नहीं लगवाने पर पहली डोज भी प्रभावी नहीं रहेगी। पहला डोज लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा दें और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। लेकिन नहीं लगे तो खतरा बरकरार रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाने के लिए 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भोपाल में 24 घंटे वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए नई कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रदेश भर में 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन लगवाने आने वालों के हाथ पर वैक्सीनेट वाला स्टैंप लगाया जाएगा। 1 टिक का मतलब होगा सिंगल डोज और 2 टिक का मतलब होगा फुली वैक्सीनेटेड। ऐसे व्यक्ति अपने हाथ पर लगे 2 टिक वाले स्टैंप को अपनी 2 उंगलियों से वी बनाते हुए सेल्फी के जरिए लोगों को संदेश देंगे कि आई एम वैक्सीनेटेड। इससे आमजन में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्वालियर में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर डबरा और भितरवार इलाके में पहुंचे और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। सांसद शेजवलकर ने लोगों से कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में चर्चा भी की। इस बार ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर स्थानीय प्रशासन जोर दे रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे महाअभियान के लिए खंडवा में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम तैयार है, तो वहीं सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दल भी इस महाअभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर के वार्ड तक टीम तैनात की गई है। सरकार ने पहले दिन के लिए खंडवा को 40,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए जिले भर में 197 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। महाअभियान के दूसरे दिन वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाने के लिए रखा गया है। हालांकि दूसरे दिन भी पहला डोज लगाया जाएगा। खंडवा ने पहले महाअभियान में लक्ष्य से 208% वैक्सीनेशन करके प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। इस बार पहले के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 25 और 26 अगस्त के दिन महाअभियान किया जाएगा टीकाकरण का। इसके अंदर कलेक्टर सर की अध्यक्षता में हम अधिकारियों की कल हमारी बैठक हुई है, जिसके अंदर हमारे द्वारा जो टारगेट डिसाइड किया गया पहले दिन का वो 40,000 का है, जो स्टेट ने हमको दिया है फर्स्ट डे कवर करने के लिए, जिसके लिए हमारे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 197 बूथ हम लोग संचालित करेंगे। अपील करता हूं कि इस महाअभियान में जुड़े और निश्चित रूप से कोरोना से बचाव, कोरोना का टीका और मास्क ही है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि मैं मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे गांव के लोगों को वैक्सीनेशन अवश्य कराऊंगा। लगभग 3-3.5 लाख पॉपुलेशन का पहला डोज करना है और इसी प्रकार आज की तारीख में करीब 37,000 लोगों का दूसरा डोज जो है वो शेष है। इसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि सबके सब जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी हमारे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और अपना प्रथम डोज और दूसरा डोज जो है वो पूरा करवाएं। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई मामले में ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने मामले को धार्मिक रंग देते हुए सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं रहा। इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को
एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी। ओवैसी ने लिखा कि तस्लीम का जुर्म ये है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। ओवैसी के आरोप पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि ओवैसी बांटने की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। एमपी में जनता का मखौल उड़ाने की उनकी औकात और हैसियत नहीं है। सारंग ने कहा कि एमपी शांति का टापू है, इसीलिए यहां तुष्टीकरण की चाल नहीं चलेगी। सारंग ने कहा कि मासूम बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करेगी। ओवैसी जैसे छोटे और तुच्छ नेता जिनकी औकात नहीं है, वो इस तरह की बातें करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ओवैसी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो नहीं दिखता। ओवैसी को दिल्ली में जब दंगा होता है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा सरे राह मार दिया जाता है वो नहीं दिखता। उसे केवल तुष्टीकरण करना है। और ऐसे ओवैसी जैसे नेता बहुत सारे आते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। ऐसे तुच्छ और इस तरह के नेताओं के बारे में बातचीत करना भी अपनी समय बर्बादी है। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई के मामले में एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नाम बदलने की क्या जरूरत है। उन्होंने इसे सॉफ्ट आतंकवाद करार देते हुए कहा कि इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। वीडी शर्मा के मुताबिक ऐसे लोग अक्सर नाम और पहचान बदलकर अनैतिक काम करते हैं। चूड़ी बेचने वाला 2 आईडी क्यों रखा भाई? नाम बदल करके क्यों रखा आपने? ऐसे लोग ये आतंकवाद से कम नहीं है, ये सॉफ्ट आतंकवाद है कि इस प्रकार से प्रयास करके लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने पास दोस्ती करना, उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक कर देना चाहिए। भोपाल में आज महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के नेतृत्व में मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ता जुटी। इस दौरान महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए गैस सिलेंडर को फूल माला चढ़ाई और लकड़ी के चूल्हे पर खाना भी पकाया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई कुछ और नहीं, सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं डीजल महंगा है कि पेट्रोल महंगा है। प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक करने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने वेबसाइट को हैक करके उस पर अश्लील वीडियो अपलोड कर दिए। मामले की जानकारी जैसे ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को लगी तो वेबसाइट के उस पेज को डिसेबल कर दिया गया और साइबर सेल में शिकायत भी की गई है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने वेबसाइट के पीजी डिप्लोमा योगा थेरेपी पेज को हैक किया था। वेबसाइट का ये पेज खोलने पर चीन की भाषा में कुछ लिखा हुआ आ रहा था। साथ ही कई अश्लील वीडियो भी अपलोड किए गए थे। एक्सपर्ट्स की मदद से वेबसाइट की सुरक्षा के लिए कई तरह के फेरबदल और सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। और अभी भी जैसा मुझे पता चला, मेरे संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय की साइट को हैक कर दिया गया और उस पर आपत्तिजनक सामग्री डाली गई है, तो तुरंत हम लोगों ने उसको वेबसाइट को डिसेबल कर दिया है और अभी उसकी पूरी जांच करवाई जा रही है। जैसे ही मतलब जो भी कुछ सामने आएगा उससे पहले साइबर सेल में हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। धार में एक निजी बैंक की शाखा पर गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। युवक का आरोप है कि गोल्ड लोन के लिए गिरवी रखे गए जेवरात के वजन में कमी आई है, साथ ही नकली जेवरात लौटाए गए। तोरनौद के रहने वाले योगेंद्र पटेल के अनुसार उन्होंने निजी बैंक में सोने के 2 कड़े और एक चैन गिरवी रखकर लोन लिया था। जेवरात का कुल वजन 242.77 ग्राम था। 23 अगस्त को उन्होंने लोन की पूरी राशि ऑनलाइन जमा भी कर दी। आरोप है कि जब ज्वेलरी वापस मांगी गई तो बैंक ने आनाकानी की। इसके साथ ही योगेंद्र पटेल ने जेवरात के डुप्लीकेट होने का भी शक जाहिर किया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। 231 ग्राम माल है आपका। तो उन्होंने 10-15 मिनट मुझे वेट नहीं करवाया। जब फाइनली वेट करवाने गए तो दोनों कड़ों के वजन में 30-30, 40-40 ग्राम का फर्क आया। बैंक मैनेजर का क्या कहना पड़ रहा है? बैंक मैनेजर का ये कहना पड़ रहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हमारी टीम आएगी, वो इस पे शनाख्त करेगी, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। पर उनका कोई डाउट लग रहा था इस कारण
जांच करा रहा हूँ। डाउट क्या लग रहा है सर? ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी तभी डाउट क्या लग रहा था सर? वो इन्वेस्टिगेशन टीम ही पता पाएगा। बैंक के प्रबंधक से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि उन्होंने हमारे फरियादी से को बताया कि 30 तारीख तक इसका इंटरिम ऑडिट करके बताएंगे, हम भी उनसे जानकारी ले रहे हैं। टीकमगढ़ में 5 दिन पहले आरटीओ एजेंट पर गोली चलाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी ब्रिजेश साहू की तलाश जारी है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे और कार जब्त की है। 18 अगस्त की ये बताई जा रही है वारदात, जब 18 अगस्त को 3 लोग आरटीओ दफ्तर पहुंचे थे और अपनी बाइक रजिस्ट्रेशन फाइल के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर आरटीओ एजेंट बंटी गोस्वामी ने उन्हें बताया कि आरटीओ के नहीं बैठने के फाइल पर अभी हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। ये सुनते ही तीनों नाराज हो गए और मारपीट करते हुए कट्टे से गोली चला दी। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया था। खरगोन में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने थाने में अपने पति पर 3 तलाक बोलकर तलाक देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीड़ित महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला तबस्सुम ने बताया कि शाहरुख खान से उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी 4 साल की एक बच्ची भी है, लेकिन पति मारपीट करते हैं और बच्ची भी छीन ली। इसके साथ ही 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहरुख को थाने बुलाया और बच्ची को वापस कराया गया। आरोपी पति का कहना है कि उसने गुस्से में 3 तलाक बोल दिया था। पुलिस ने फिलहाल पूरा मामला महिला सभा को सौंपा है, जहां दोनों की काउंसलिंग की जाएगी। अगर दोनों में सुलह नहीं हुई तब पति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हम FIR दर्ज करना चाहते हैं, पर ये FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। FIR चाहते हो आप कराना? हाँ, FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। मेरी मासूम बच्ची की और मेरी इन लोगों ने जिंदगी खराब कर दी। अब इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिसने उसको 3 तलाक बोला है और मारता है, जो भी करता है, तो इस संबंध में जांच की जा रही है। साथ ही साथ इनको महिला सभा भेजा जा रहा है, पहले काउंसलिंग के लिए जो हमारा प्रोसीजर है। उसके बाद अगर पति पत्नी में सुलह